सुप्रभात बच्चों। मैं 9वीं कक्षा के लिए आज तुम्हें पढ़ाने आई हूँ। तुम्हारा जो है पुस्तक नया रास्ता, तुम्हें बता चुकी थी नया रास्ता का तात्पर्य क्या है। उसका दूसरा अध्याय मैं आज पढ़ाने आई हूँ और दूसरे अध्याय में तुम देखते हो कैसे घर में पूरी तैयारी हो रही थी। अमित के माता पिता सब आने वाले थे, लड़के वाले आ रहे थे लड़की को देखने के लिए। अच्छी तरह से मेहमानों का स्वागत ईश्वर के जैसा करने के लिए पूरी तैयारी, खान पान, घर का हर चीज़ अच्छी तरह से सुधारा जा रहा था। और मीनू भी जो है वो तैयार थी। कैसे मीनू के साथ वो अमित जो है प्रश्न पूछता है वो देख रहे थे। मैं आगे तुम्हें जो पढ़ाऊंगी उसमें है कि माँ जो है वो आशा को डांटती है, क्योंकि आशा जो है बीच में चली जाती है, उनके बीच में बातें करने लगती है और माँ को डर है कहीं आशा को ना पसंद कर ले, फिर मीनू का ब्याह रह जाएगा। तो वो उसे गुस्सा करती है और इधर जो है अमित जो है वो मीनू से बातें भी करता है और पूछता भी है। अब मैं जो तुमको पढ़ाऊंगी उसमें तुम देखना कैसे वो लोग जो है वो उनके यहाँ से फिर विदा लेना चाहते हैं कि, और लड़की के पिता पूछते हैं कि भाई उनका क्या जवाब है, वो पसंद आई कि नहीं। तो कहते हैं कि नहीं, मैं घर जाकर विचार करके आपको बताऊंगा। तो फिर ये उनके लिए चिंता का विषय बन जाता है कि हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। आओ आगे हम पढ़ते हैं। देखो, तुम घर पे सुरक्षित रहना, लेकिन पढ़ाई जो है नियमित रूप से करना, स्वस्थ रहना और अपने माता पिता का कहना मानना। सुखी रहो। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। मैं आज पुनः कक्षा 9वीं कक्षा के लिए नया रास्ता पढ़ाने आई हूँ। तुम्हारा अध्याय 1 तो हो ही चुका था और 2 भी आरंभ हो चुका था और मैं आशा रखती हूँ कि तुम घर में सुरक्षित और स्वस्थ रहकर इसकी पढ़ाई भी कर रहे होगे। तो बच्चों, मैं जस्ट थोड़ा सा तुम्हें बता दे रही हूँ कि अध्याय 1 में मीनू जो थी वो उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी और फिर उसके पश्चात वो अपनी सहेली से मिलने जाती है और फिर उदासी की छाया आ जाती है अपनी पुरानी बीती बातों को याद करके। फिर नीलिमा ने उसे प्रसन्न करने की कोशिश की। फिर इतने में उसके माता और उसके भाई आता है, परीक्षा का परिणाम बताते हैं। फिर से मीनू जो है वो प्रसन्न हो जाती है, अपने अपने घरों में जाते हैं। फिर अध्याय 2 जो तुम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे उसमें है कि घर में तो पहले से तो उसका फ़ोटो जो है पसंद आ गया था लड़के वालों को, मेरठ में रहने वाले लड़के वालों को। तो मेहमानों की स्वागत की तैयारियाँ हो रही थी और मेहमानों का आगमन होने वाला था और उसके स्वागत के लिए सब घर भर में तैयारियाँ हो रही। तुम पिछली कक्षा में पढ़ चुके होगे। और उसके पश्चात जो है मेहमान जो है घर में आने वाले हैं और आ भी चुके हैं और मीनू व अमित के बीच वार्तालाप भी होती है। देखो, तुम इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, पूरी जो है कहानी को याद रखना। तो मैं पिछली कक्षा में जो पढ़ाई हुई है उसके आगे मैं पढ़ती हूँ। देखो, दूसरी ओर हंसकर बातें करते समय आशा का सुंदर रूप और अधिक निखर आया। तभी माँ ने आशा को कमरे से बाहर बुलाया था। देखो, पहले से आशा को मना था, उसकी माँ ने मना किया था कि वहाँ नहीं जाना जहाँ लड़के वाले आए हैं, क्योंकि आशा तो थी सुंदर, गोरी थी, कहीं ऐसा ना हो कि लड़के मीनू को देखने आए हैं और आशा को देखकर उसे ना पसंद कर ले, फिर बड़ी वाली रह जाएगी। इसलिए उसकी माँ ने मना किया था और कहा था कि तुम मत जाना। फिर भी आशा जो है वो सज धज के अंदर चली गई और जाकर वो उनके बीच बैठ गई। तो माँ ने उसे कमरे में बुलाकर कहा कि तुम अंदर जाकर इस तरह से क्यों बातें करने लगी थी, क्यों बातें कर रही थी। तो आशा कहती, पर माँ इसमें क्या बात हो गई, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें उत्तर दे दिया, क्या उनकी बातों का रोकर जवाब देती। मैंने अच्छे से जवाब दिया, आशा ने बचकानी हरकत करते हुए माँ से कहा। तो आशा की ये जो थी बचकानी यानी कि बचपन वाली हरकत। बचकानी यानी कि जो किसी बड़े बच्चे को ऐसे छोटे बच्चों जैसा हरकतें नहीं करनी थी। तो सुनो बच्चों, तुम अपना अध्याय 2 निकालो। हाँ, और हाँ, तो बच्चों तुम अपना पृष्ठ निकाल लिए। तो माँ ने अपनी छोटी बेटी आशा को डांटा कि तो आशा ने बचकानी यानी कि बच्चे जैसी हरकतें करना, कि कुछ बात को समझ के भी ना समझ के रहना। और जान रही है कि उसकी दीदी के लिए लड़के वाले आए तो उसे वहाँ जाना नहीं चाहिए था, वो फिर भी वहाँ चली जाती है और बातें। ऐसे बहुतों में शौक होता है कि मैं थोड़ा इतराऊँ, अपने को दिखाऊँ, तो इस तरह का व्यवहार उसका था। उसकी बचकानी हरकत को देखकर, यहाँ से ब्रैकेट करो, उसकी बचकानी हरकत को देखकर माँ को क्रोध आ गया और गुस्से में बोली। हाँ, पृष्ठ ऊपर, सबसे ऊपर के पृष्ठ में मार्क करो। उस माँ को क्रोध आ गया और गुस्से में बोली, तुम अंदर नहीं जाओगी, चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हें नहीं जाना है अंदर, तुम यहीं पे चुपचाप बैठो। ये तुम फर्स्ट 2 लाइन ब्रैकेट में करो।
और तुम अंदर नहीं जाओगे, यहीं तुम चुप से बैठो। माँ के कहने पर आशा दूसरे कमरे में गई, पर उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ने ऐसा क्यों कहा। तो मतलब आशा अभी समझ नहीं रही है कि उसे नहीं जाना चाहिए। ये तो बड़े समझ रहे हैं कि देखो छोटी बेटी सुंदर है, कहीं ऐसा ना हो कि लड़के वाले का ध्यान छोटी बेटी पे चला जाए और वो उसके लिए रिश्ता तय कर ले, और बड़ी बेटी उसकी यूं ही फिर रह जाएगी, उसे लड़के वाले पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी नाटी कद की थी, थोड़ी सांवली थी, लेकिन उसका अंदरूनी जो गुण था, उसके जो मस्तिष्क का गुण, उसके दिल दिमाग का गुण था, वो बहुत ही अच्छा था कि अच्छी पढ़ी लिखी, अच्छी समझदार लड़की है। और ऊपर सबसे ऊपर पहला लाइन दूसरा लाइन वो भी मार्क कर लो, और ये जो मार्क किया था वो भी ठीक है, पहला दूसरा ये भी मार्क कर लो। हाँ, सारा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वाले भी, हाँ वेरी गुड, इधर भी एंडिंग में मार्क कर दो ब्रैकेट, ये पूरा। हाँ, और तो माँ ने मना किया कि नहीं तुम नहीं जाओगी कमरे में। तो आशा समझ नहीं पा रही थी कि माँ ने ऐसा क्यों कहा, अंदर जाकर बात करने में क्या नुकसान है, माँ उसे हंसने के लिए क्यों मना कर रही है। यही अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद शब्द का क्या अर्थ है, देखो अंडरलाइन करो, अंतर्द्वंद। हाँ, अंतर्द्वंद शब्द का क्या अर्थ है कि किसी दो बात को लेकर मन में ये विचार या कॉन्फ्लिक्ट आना कि ये करूँ या ना करूँ, कि माँ क्यों मना कर रही है, क्यों जाने नहीं दे रही, मन में ये उथल पुथल, ये दांव पेच चल रहा है कि ऐसा क्यों कर रही है, हंसने से क्यों मना कर रही है, बात करने से क्यों मना कर रही है, मैं गई तो क्या हो गया। तो उसके कोमल नादान हृदय में बहुत देर तक चलता रहा वो, यानी कि मैं तो सोच रही थी कि लड़की जो है आशा जो बदमाश है, लेकिन ये इसका ये नादानी है, बचकानी हरकत, वो समझ ही नहीं पा रही है कि अगर मैं गई तो क्या हो गया। कुछ समय बाद सभी मेहमान जाने के लिए उठ खड़े हुए और सभी मेहमान वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आशा इसी कसम में यानी ओहा पो में रह जाती है कि मैं गई तो क्या हुआ, मैं हंसी तो क्या हुआ, मैं कुछ बोली तो क्या हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा मैंने जवाब दिया। पर ये तो बड़े समझ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं जाना चाहिए, दो लड़कियों में अंतर है, कहीं उनको ना पसंद आ जाए, यही सोचकर। मीनू के पिता दयाराम जी, देखो बच्चों याद रखना, तुम्हें जो है इसका चरित्र चित्रण यानी पात्र परिचय में से याद रखोगे किसके पिताजी का क्या नाम था। मीनू के पिताजी का नाम दयाराम था, याद रखना। बहन का नाम आशा था, भाई का नाम रोहित था, माताजी का नाम नहीं दिया गया है। ने अमित के पिता से विनम्र निवेदन किया। अब लड़की के पिता है, विनम्र निवेदन तो करना ही है, तो मीनू के पिता ने अमित के पिता से विनम्र होकर, बहुत ही नम्र होकर निवेदन किया, भाई साहब आपका क्या जवाब रहा। तो इतनी देर से वो उसे देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं आशा से, तो आपका क्या जवाब रहा। तो तुम जान रहे हो कि मीनू के पिताजी का नाम दयाराम जी है, और जो आए हैं उनके घर में अमित जी, जो कि मायाराम है उनके पिता का नाम, अमित के पिता का नाम मायाराम जी है। तो मायाराम जी से वो विनम्र निवेदन करते हैं कि आपका क्या जवाब है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा जी घर जाकर विचार करेंगे, इसके बाद आपको मैं पत्र लिखकर सूचित कर दूंगा। मैं यहाँ तो बोल नहीं सकता मैं घर जाऊँगा अपनी पत्नी से, बेटी से, कहने का तात्पर्य यही है कि मैं घर जाके विचार करते हैं। कई लोग इतने समझदार होते हैं कि तुरंत लड़कियों को देखकर हाँ मुझे पसंद है, मैं पक्का करता हूँ, तुरंत ही अपनी शादी जो है, अपने बेटे की शादी या बेटी की शादी तुरंत पक्की नहीं करते, वो घर जाके आपस में सलाह मशविरा करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। यह कहकर उन्होंने विदा लिया। तो यहाँ फिर से जो है मीनू के पिताजी इस चिंता में हुए कि लड़के वाले को पसंद आएगा या नहीं आएगा। दयाराम जी फिर से चिंतित हो गए, उनके मन की चिंता दूर ही नहीं हुई कि ऐसा कहकर मायाराम जी ने यानी अमित के पिता ने फिर से उनको चिंता में ला दिया कि अब कैसे क्या होगा, पसंद करे ना करे। तो वो तो चले जाते हैं। उनके जाने के पश्चात दयाराम जी कुछ निढाल से होकर सोफे पर बैठ गए। निढाल से होना मतलब सोफे पर तो सीधा बैठते हैं, लेकिन निढाल होना है थोड़ा सा आधा लेट जाना, जैसे थके हारे रहते हैं, बहुत सारे उन थका हारा क्या, इतने सारे उनके मन में विचार आ रहे थे, तो वो विचारों के द्वारा ही थक गए थे। इतने सारे जो विचार थे बेटी को लेकर कि रिश्ता पक्का होगा कि नहीं होगा, इसी कारण से वो विचारों के कारण वो थक गए थे, तो निढाल हो गए थे, यानी कि थोड़ा जैसे कि आर्म चेयर में यानी कि जो पसर जाते हैं वैसे वो लेटने के तरीके से बैठ गए और निढाल होकर सोफे पर बैठ गए। तभी उनकी पत्नी भी वहाँ से पास में आकर बैठ गई, थोड़ी दूर बैठी थी, पास में आकर बैठ गई और कुछ क्षण तक उनके चेहरे को देखती रही। यहाँ कोई जवाब नहीं, क्योंकि अब तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया है, पसंद करेंगे नहीं करेंगे, हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने पति के यानी कि मीनू की माँ जो थी वो अपने पति के मन में उभरे भावों को अच्छी प्रकार से समझ रही थी, यानी कि दयाराम जी के मन में जो भी भाव उभर के आ रहे वो तो उनके अंदर थे, वो तो निढालों के सोफे पर पड़े हुए थे, लेकिन उनके मन में जो भी भावनाएं आ रही थी उन भावों को वो अच्छी तरह से समझ रही थी। वो जान रही थी कि किस चिंता में ये डूब गए हैं, और जब उनसे रहा ना गया तब बोल ही पड़ी।
अजी आपको क्या लगता है, मीनू का रिश्ता हो जाएगा यहाँ? आपको क्या लग रहा है, मीनू की बात पक्की हो जाएगी? क्योंकि देख के तो लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक, फिर भी अब लड़के वाले का दिमाग है, आशा को भी उन्होंने देख लिया, अब क्या बोलेंगे। जैसे देखो, कोई एक क्षण होता है, कोई एक मुहूर्त यानी कि कोई मोमेंट होता है जिसमें कोई बात बनती है या बिगड़ती है, या कोई मामला बहुत ख़राब होता है। एक एक सभी की ज़िंदगी में एक एक समय ऐसा आता है, ऐसा सब ठीक चलता है, लेकिन एक एक समय ऐसा आता है जो जहाँ ग्रह नक्षत्र सभी उल्टे पड़ते हैं। वो क्षण या मोमेंट या मुहूर्त इतना अच्छा रहता है, शुभ होता है कि सभी काम सही होते हैं। और कोई एक क्षण अगर ख़राब रहे तो वो जो है कोई भी काम जो है ख़राब हो जाते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े हो गए, या कोर्ट हो गया, या किसी की हत्या हो गई, या कोई मर्डर कर लिया, या कुछ के लिए एक एक समय जो है वो ख़राब रहता है, कुसमय रहता है। तो पता नहीं, अब यहाँ जो बैठे थे अच्छा माहौल था, अच्छा वातावरण था, वो देखकर हाँ करते तो हो जाता। अब घर जाएंगे फिर वातावरण बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा, फिर कई तरह की बातें आएंगी, कई तरह के जो है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक बातें भी आ जाएंगी। मीनू ऐसी थी वैसी थी, ठीक है, मीनू की सकारात्मक बातें थी कि बहुत अच्छी थी, समझदार थी, सलीके वाली थी, पढ़ी लिखी थी, सब कुछ थी, लेकिन उसकी नकारात्मक यानी नेगेटिव बातें भी थी जो कि तुम जानते ही हो। तो हो सकता है वो उभर के आ जाए। तो समय जब खराब रहता है तो अगर अच्छा रहा तो अच्छी बातें होंगी, खराब रहा तो सबके जीवन में खराब बातें आती है। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे अमित तो मीनू से काफ़ी बातें कर रहा था, लेकिन देख के लग रहा था कि अमित भी जो है मीनू में कुछ रुचि रख रहा था, तभी तो वो बातें कर रहा था, यानी कि इंटरेस्ट रख रहा था और काफ़ी बात कर रहा था, काफ़ी बातें पूछ रहा था। तो ये एक उनके लिए सकारात्मक यानी प्लस पॉइंट था कि हाँ वो मीनू में रुचि रख रहा था। हाँ, हमारी मीनू देखने में अच्छी भी लग रही थी, वो अच्छे से तैयार हुई थी, उसकी बहन भी सामने बैठी हुई थी। परंतु हमारी मीनू किसकी बहन, यानी कि अमित की बहन, यानी कि वो उसका नाम था मधु, तुम आगे पढ़ोगे उसका नाम आएगा। उसकी बहन भी साथ में बैठी हुई थी, परंतु हमारी मीनू उससे कहीं ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। तो मीनू का सुंदरता यानी कि रूप गुण का सुंदरता नहीं, उसके गुण का सुंदरता, उस केवल उसका चेहरे का सुंदरता नहीं देखा जा रहा है, उसके गुण का सुंदरता जो है उसके चेहरे पे झलक रहा था। घर में अच्छा व्यवहार करना, बाहर सभी से अच्छा व्यवहार करना, अच्छा पढ़ाई लिखाई करना, ये सब उसके चेहरे से झलक रहा था। तो वो अमित की बहन से भी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। तो दयाराम जी यानी कि मीनू के पिताजी कहते, देखो मीनू की माँ, अच्छा ही है यदि यहाँ रिश्ता हो जाए तो, क्योंकि सब ठीक लग रहा है मुझे, अच्छा परिवार है, सब कुछ अच्छा है। जैसे जहाँ संजोग होता है होता तो वहीं पर, जैसे लेकिन जहाँ लिखा होता है शादी ब्याह जन्म मृत्यु, तो जहाँ लिखा जब लिखा होता है वहीं होता है, इसे कोई बदल नहीं सकता। ईश्वर ने हमारे तकदीर में जो लिखा है वही होगा, हम उसे बदल नहीं सकते। यदि हमने सब ईश्वर के हाथों में सौंप दिया तो जो ईश्वर को मंजूर होगा, हम सब कुछ ईश्वर को दे देंगे, सौंप देंगे, तो जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होकर रहे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखो ये पैरा को तुम ब्रैकेट में कर लो, ऐसे तो तुम्हारा सभी पंक्ति इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रैकेट में करो। देखो मीनू की माँ यहाँ से लेकर पूरे अंत, ऐसे सारा ही तुम एक काम करो, पूरे ही को ही तुम ब्रैकेट में कर दो, और हाँ, और वो सारा ही मुख्य है। कहने का तात्पर्य है तुम पूरे में एक ब्रैकेट डाल दो, पूरा पंक्ति जो है मुख्य है, इसमें मीनू के माता पिता की सारी बातें मुख्य हैं, मीनू के पिताजी का सोचना, मीनू की माताजी का बोलना, हर चीज़ मुख्य है। हर, और तुमको मैंने पहले ही बता दिया था कि हर पंक्ति से प्रश्न आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं, केवल तुम पंक्तियों को ध्यान से पढ़ो, पात्रों के चरित्र पढ़ो, पात्रों के नाम को सही ढंग से याद रखो, कौन क्या बोल रहा है वो सब याद रखो, क्या क्या बोल रहा है ये सब बहुत ज़्यादा मुख्य है। और उसके पश्चात जो है, देखो मीनू की माँ अच्छा ही है, यदि रिश्ता हो जाए तो ठीक है, वैसे संजोग है, जिसका जहाँ किस्मत में जिससे विवाह होना लिखा रहता है वहीं पर होता है। अब हमने तो सब ईश्वर के हाथों में सौंप दिया, सब ईश्वर को दे दिया, जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होकर रहेगा। हमारी अपनी तरफ से, हमारी बेटी की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से हमने बहुत अच्छा किया, हम सब अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तकदीर में जो लिखा है वही होकर रहेगा। हाँ, ये तो आप ठीक कहते हैं, मीनू की माँ भी उनसे सहमत हुई। हाँ, ये आपका कहना ठीक है। इसी बीच मीनू भी अंदर कमरे में आशा के पास चली गई, और मीनू अंदर चले गई आशा के पास, क्योंकि वो तो वहाँ बैठी थी। फिर मीनू की माँ ने उसे बुला लिया था, छोटी बहन आशा को। माँ के कहने पर आशा कुछ उदास हो गई, और माँ के कहने पर आशा जो है उदास हो गई थी, क्योंकि माँ ने उसे बुला के डांटा था, तुम क्यों वहाँ पे गई, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। और आशा जो है वो समझ नहीं पा रही थी कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बात किया सो गलत किया नहीं किया, देखो जो तुम भी समझ रहे हो, माँ ने जो डांटा, अब मीनू को बुरा, मीनू जो है आशा को बुरा लग रहा है, और मीनू जो है उसके कमरे में जाती है। परंतु मीनू को इस बात का आभास न होने दिया कि माँ ने उसे
डांटा। तो आशा ने उसे पता नहीं लगने दिया कि माँ ने उसे डांटा है। ये भी एक अच्छा गुण है आशा का, क्यों भाई दीदी को परेशान करना। आशा मीनू की प्रशंसा करते हुए कहती है, दीदी आज तो आप गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो आशा भी समझदार थी, मीनू की और प्रशंसा करती है। हाँ, भले ही लड़के वालों ने हाँ नहीं कहा कि आप बहुत सुंदर लग रही थी। चल हट, मजाक करती है। नहीं दीदी, मजाक नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा चल, मुझे तो अच्छी लगी, परंतु क्या पता, नहीं मुझे तो अच्छी लगी परंतु क्या पता मतलब लड़के वालों को पसंद आया या नहीं आया, वो उसके बारे में तो कोई कह नहीं सकता। हाँ, अब अगले पन्ने में हम पढ़ते हैं। क्या पता क्या होगा, पता नहीं। जिन्हें पसंद आनी चाहिए उन्हें तो अवश्य ही पसंद आई होगी, यानी कि अमित को उनके माता पिता को पसंद आनी चाहिए, अब अवश्य ही पसंद आई होगी। देखो क्या होता है, कहकर मीनू जो है वो साड़ी बदलने चली गई। यहाँ इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। देखो क्या होता है, सब भगवान के हाथ में है और उनकी मर्जी, वो आगे क्या कहते हैं क्या करते हैं हम तो कुछ कह नहीं सकते। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। और तुम तो जानते ही हो कि इस अध्याय 2 में क्या होता है, मेहमानों की स्वागत की तैयारियां होती है, फिर मेहमानों का आगमन होता है, उनका स्वागत सत्कार करते हैं। फिर मेहमान जो आते हैं वो जो है क्यों स्वागत सत्कार करते हैं, क्योंकि मेहमान जो है ईश्वर के समान होते हैं, देवता के समान होते हैं। इतने अच्छे स्वागत करते हैं कहीं उनको कोई भी शिकायत का मौका ना मिले। और फिर मीनू और अमित के बीच वार्तालाप होता है। मीनू तो अच्छी लगी रही थी, वो सौंफ इलायची लेकर कमरे में जाती है और शर्म के मारे बहुत मतलब लाज के मारे शर्म के मारे बहुत सकुचा रही थी, बहुत अपने आप में सिमट रही थी। फिर उसके पश्चात अमित ने उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। वो तो जानता भी था कि वो बहुत अच्छा पढ़ती थी, प्रथम स्थान पाती थी और अमित को भी अच्छा लगा। फिर उसने उससे पूछा कि क्या तुम संयुक्त परिवार में रहना पसंद करोगी। अमित को भी मन था कि वो अपने माता पिता के साथ रहे, तो उसके लिए भी वो हामी भरती है। उसे भी पसंद है कि हाँ सब परिवार में इकट्ठे रहें। और फिर अमित भी अपने भावी पत्नी के बारे में उसे लेकर सोच विचार करने लगा कि हाँ ये सही लड़की है जो कि संयुक्त परिवार में रहना पसंद करती है, मिलजुल कर रहना चाहती है। अमित को भी बहुत राहत महसूस होती है कि नहीं लड़की बहुत अच्छी है। और मीनू को देखने के पश्चात अमित के हृदय में उसका भोला भाला चेहरा जो है समा जाता है। अमित को यानी कि पसंद आ जाती है। मीनू जैसी पढ़ी लिखी सुंदर सुशील पत्नी उसे चाहिए थी। और फिर अंत में देखते हैं कि मीनू की जो है बहन को उसकी माँ जो है डांटती है आशा को। तुम जानते ही आशा को क्यों डांट मिलती है, क्योंकि वो चली जाती है, बात करने लगती है और माँ को डर लगता है कहीं लड़के वाले उसे जो है पसंद ना कर ले। और कुल मिलाकर देखें तो अध्याय 2 में सब अच्छा ही जा रहा था। पूरे घर में तैयारियां भी हो रही थी और इधर अमित को भी पसंद आ गया। अमित जो उसे बातचीत करता है तो उसे भावी पत्नी के बारे में जो भी वो अपेक्षाएं करता था, भावी पत्नी माने होने वाली पत्नी के लिए उसके मन में जो भी आशाएं थी, इच्छाएं थी, उसके आधार पर यह मीनू बिल्कुल सही उतर रही थी। वो सब बात में मीनू की बात जो है की सहमति उसे पता चल रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि मीनू जो है वो संयुक्त परिवार में रहना चाहती है, वो भी हमारे माता पिता की देखभाल करना चाहती है। तो बच्चों देखो अध्याय 2 जो है वो एक तरह से एक प्रयास है माता पिता की तरफ से, मीनू की तरफ से कि कैसे भी उसका रिश्ता तय हो जाए। तो मैं आशा रखूँगी तुम इसको बहुत ध्यान से पढ़ोगे और बहुत अच्छी तरह से रीडिंग लगाओगे, कुछ भी भूलोगे नहीं। इस पूरे अध्याय 2 में क्या होता है तुम्हें पूरा याद रखना है। इस नया रास्ता पुस्तक में यही है कि हर अध्याय में क्या क्या बातें हो रही हैं वो पूरा याद रखना है, लाइन बाय लाइन पूरा। और मैंने तुम्हें इस कुछ कार्य भी दिया है, तुम देखो उन कार्यों को तुम करोगे ज़रूर। निबंध लेखन का जो है कार्य वो तुम्हें लिखना है, बहुत थोड़ा सा है लिखना है। और पत्र लेखन का तो तुम पढ़ोगे और रफ में अभ्यास करोगे, वो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी तब तुम सीखोगे। फिर देखो कुछ व्याकरण का कुछ याद करने के लिए दिया है और कुछ लिखने के लिए दिया है, क्योंकि देखो साथ साथ व्याकरण भी पढ़ना है, क्योंकि इसका भी तुम्हें ज्ञान होना ज़रूरी है। केवल हिंदी 2 यानी सेक्शन बी नहीं पढ़ना है, सेक्शन ए के व्याकरण को भी पढ़ना है। तुम पढ़ते रहो, तुम घबराओ मत, तुम पढ़ते रहो, जरूर तुम्हारा अच्छा होगा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा है करके नहीं पढ़ने से नहीं, तुम अगर हमेशा पढ़ते रहोगे एक ना एक दिन तुम्हारा सब पढ़ाई जो है वो ख़त्म होगा। फिर इससे आगे देखो मैंने नया रास्ता का अध्याय का कुछ कार्य दिया है पढ़ने का, कि अध्याय 1 और 2 अध्यान से पढ़ो। फिर वर्कबुक से पात्र परिचय, आलोचनात्मक अध्ययन, उद्देश्य, शीर्षक सब कुछ पढ़ना है। और फिर हाँ अध्याय 1 और 2 तुम अपने अभ्यास पुस्तिका में ज़रूर लिखोगे, ये बहुत ज़रूरी है। और एक उदाहरण के तौर पर अभ्यास पुस्तिका में उदाहरण भी दिया गया है, उसको पढ़ लो, समझ लो कैसे प्रश्नों के उत्तर करते हैं। फिर इन बाकी प्रश्नों को 1 और 2 को तुम करोगे, बहुत आसान है। अगर नहीं आएगा तो तुम पूछोगे, तुम्हें मैं अगली कक्षा में बता सकती हूँ, तुम ज़रूर मुझे ईमेल करना, पूछ सकते हो, ज़रूर तुम्हें बताऊँगी। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है ये। बहुत अगर तुम पाठ ध्यान से पढ़ लोगे तो बहुत आराम से हो जाए। जैसे मीनू कौन थी,
आज उसे कौन सी परीक्षा देनी थी। तो मीनू तो कौन है जानते हो, दयाराम की पुत्री थी, हैं, और एक बहुत ही अच्छी कुशल लड़की थी, सुशिक्षित लड़की थी, और उसे कौन सी परीक्षा देनी थी। उसे ये परीक्षा केवल लिखित परीक्षा नहीं थी, जबकि अपने लिए, अपने परिवार की तरफ से एक अपने अच्छे गुण की परीक्षा देनी थी, लड़के वालों को पसंद आना था। ऐसे करके लिखोगे, बहुत सरल, तुम आराम से लिख सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ, पूरे पाठ को पढ़ने के पश्चात है। तो मैं आशा रखूँगी तुम अच्छे से पढ़ोगे। और मैंने अभ्यास माला के लिए लिख दिया है कौन कौन सा करना है। अभ्यास माला 1 का, प्रश्न 1 का 4 बिट है, चारों बिट करना है। फिर प्रश्न 2 का 4 बिट, चारों बिट करना है। और इसे पूरा करोगे, डाउट पूछोगे। तो धन्यवाद, सुरक्षित रहो, सुखी रहो।